अपन चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। क्या पढ़ रहे अपन? रासायनिक बलगतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। उसमें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। और फिर उसका अर्ध आयुकाल निकाला था। और लास्ट में अपन ने देखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं होती है। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आपके 12th क्लास में दो ही पूरी डिटेल में, एक तो शून्य कोटि की और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और मात्रक अपन ने निकाले थे, इकाई जो निकाली थी उसमें अपन ने 4 कोटियाँ उनकी इकाइयाँ पता की थी। शून्य कोटि की इकाई भी पता की थी अपन ने, प्रथम कोटि की इकाई भी पता की थी, द्वितीय कोटि की इकाई भी पता की थी, तृतीय कोटि की इकाई भी पता की थी अपन ने। और एक सामान्य सूत्र लगाया था और उस सूत्र की सहायता से अपन ने उनकी इकाइयाँ निकाली थी। फिर अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया की, उसकी पूरी डिटेल निकाली, यानी उसका अर्ध आयुकाल भी निकाला, उसका डेरिवेशन भी निकाला था अपन ने। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अपन ने जो लास्ट में निकाला था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अब अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसमें लिख रहे हैं अपन कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये अपन ने पढ़ा है। शून्य कोटि में अपन ने कहा था कि शून्य घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे? प्रथम घात के समानुपाती होता है। अब इसके प्रथम कोटि की कौन कौन सी अभिक्रिया है? और एक चीज़ अपन ने की थी कि जब कोटि की अभिक्रिया की अपन बात कर रहे थे तब अपन ये देख रहे थे कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, 2 पॉइंट अपन ने पढ़ा था। अभिक्रिया कोटि में अपन ने कहा था कि भाई कौन सा अभिकारक है जो उस रासायनिक अभिक्रिया में ज़्यादा भाग ले रहे हैं। और अणुसंख्यता में अपन देखा था परमाणु अणुओं की संख्या के आधार पर उसकी अणुसंख्यता निकाल पा रहे थे अपन। अब प्रथम कोटि की भी अभिक्रिया कौन कौन सी है तो उसके उदाहरण लिख रहे हैं अपन। एग्जाम्पल किसके? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसे C2H4 + H2 इक्वल टू क्या होगा? C2H6। ये किसकी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऐसे अपन दूसरी अभिक्रिया लिखेंगे 2N2O5 इक्वल टू लिखेंगे 4NO2 + O2। तीसरी अभिक्रिया लिखेंगे अपन NH4NO2, इसकी लिखेंगे अपन तो लिखेंगे N2 + 2H2। चौथा उदाहरण अपन लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 N डबल बॉन्ड N, फिर CH, फिर CH3, फिर CH3। तो यहाँ से इस N2 को बाहर निकाल देंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे अपन। तो N2 + C6 और H कितना हो गए?
3 और 3 6 1 7, उधर भी 7, यानी C6H14। ये 4 जो अभिक्रियाएँ हैं वो किसके उदाहरण है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ अणुसंख्यता तो हम आसानी से निकालते हैं। इसकी अणुसंख्यता बात करेंगे 1 ने 1 2 आ जाएगी, इसकी अणुसंख्यता 2 होगी, इसकी कितनी होगी? 1 होगी, इसकी अणुसंख्यता क्या होगी? 1 होगी। यानी उसमें परमाणु अणुओं की संख्या पर अणुसंख्यता निर्धारण होता है। और यहाँ पर कोटि की बात करेंगे तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि के अंतर्गत आती है, कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि के अंतर्गत आती है। अभिक्रिया को देखने से अभिक्रिया की कोटि का पता आसानी से नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ये पता नहीं लगता है कि कौन सा अभिकारक उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, यानी इम्पोर्टेंस कौन सा अभिकारक की ज़्यादा है, किसकी कम है, ये चीज़ का अपन को पता नहीं लगता है। अब अपन क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे। किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो एक सिंपल रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद बनने की। फिर उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी है, अभिक्रिया होती है तो उसकी मात्रा कितनी काम आती है, और शेष कितनी बचती है, फिर उसका अपन लिखेंगे। तो माना कि एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है, माना कि एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है। क्या है? रिएक्टेंट इधर लिख दिया, और इधर क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स लिख दें, और इधर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स। फिर अपन इसकी प्रारंभ में ली गई मात्रा कितनी है वो देखेंगे। प्रारंभ में अभिक्रिया शुरू करते हैं तब इसकी मात्रा कितनी लेते हैं अपन? प्रारंभ में ली गई मात्रा, इसकी अपन ए लेते हैं। जब शुरू में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो इसकी मात्रा कितनी होती है? 0। अब काम में आई मात्रा, यानी रिएक्शन जब होगी तब उसकी कितनी मात्रा काम आई है। जैसे मान लो 100 ग्राम अपन प्रारंभ में ले रहे हैं और अपन कह देंगे 40 ग्राम इसकी काम आ गई, यानी रिएक्शन में 40 ग्राम मात्रा काम आ गई, तो शेष कितनी बची? 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो काम में आई मात्रा या काम में ली गई मात्रा इधर x लिए अपन ने और उधर x बन गई। अब शेष बची मात्रा की बात करेंगे अपन। शेष बची हुई मात्रा, शेष कितनी मात्रा बच रही है कि अपन a लिया था और x काम में आ गई, तो कितनी बच गई शेष? a माइनस एक्स। और यहाँ पर इतनी बड़ी ये की ये शेष रह जाएगी। 0 माइनस एक्स नहीं करना आपको कि प्रारंभ में 0 था, काम में इतनी x आ गई, काम में नहीं है, x तो बनी है तो उतनी शेष रह जाएगी सेम। अब परिभाषा के अनुसार प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो परिभाषा थी उस परिभाषा के अनुसार अपन अभिक्रिया वेग निकालेंगे। परिभाषा के अनुसार अभिक्रिया वेग क्या आएगा? dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स की पावर 1। यही तो परिभाषा थी इसकी कि dx अपॉन dt जो है वो किसकी, इसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है, या dx अपॉन dt इक्वल टू k1 इंटू a माइनस एक्स। ये अपन ने समानुपाती का स्थिरांक हटाया तो अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया? k1। k1 क्या है यहाँ पर? यहाँ k1 समानुपातिक स्थिरांक है। यहाँ k1 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समानुपातिक स्थिरांक है, के लिए समानुपाती स्थिरांक है। ये कह दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे
ए माइनस एक्स को नीचे लाएंगे और डी टी को उधर लेके जाएंगे। अपन क्या करेंगे आगे, डी एक्स अपॉन या डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर 1 इक्वल टू k1 dt। इसको समीकरण नंबर अपन 1 दे देंगे। क्या दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों तरफ समाकलन लेने पर, क्या ले लिया अपन ने, समाकलन करने पर, तो यहाँ समाकलन का सिंबल अपन लगाएंगे। क्या आएगा, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू, इधर स्थिरांक को बाहर लिख देते हैं, और ये क्या हो गया, डी टी। ये समाकलन का सिंबल लगा दिया। अब इसका समाकलन लेंगे तो इसका समाकलन आएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सामने क्या है, माइनस का साइन है और 1 है, तो अपना माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, माइनस लॉग e की पावर a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t प्लस c। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब अपना काम होता है कि इस c का मान निकालना। क्या करना अपन को, c का मान। c का मान कब निकालेंगे, जब t बराबर 0 एवं x बराबर 0 हो तो, यानी t का मान भी शून्य, यानी शून्य समय पर मात्रा भी क्या ले ली, शून्य ले ली, तब c का मान निकलता है। तो माइनस लॉग e, ये a बन जाएगा इक्वल टू k1 इंटू 0 प्लस c, या c बराबर माइनस लॉग e बेस a। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। क्या दे दो इसको, समीकरण नंबर 3 दे दो। फिर अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी c का जो वैल्यू अपन ने निकाला है उस c के वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे। इस c के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग e बेस a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t प्लस, और c का मान क्या है, माइनस लॉग e बेस a ये है। अब इसको खोलेंगे तो माइनस लॉग e बेस a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t माइनस लॉग e बेस a। अब ये माइनस लॉग e बेस a जो है इसको अपन इधर लेके आएंगे तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का। तो लॉग e बेस a माइनस लॉग e बेस a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t। अब अपन छोटी क्लासों में पढ़ा लॉग m माइनस लॉग n, जब माइनस में होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, माइनस वाला किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो अपन या इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग e बेस a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t, या t इक्वल टू 1 अपॉन k1 लॉग e बेस a अपॉन a माइनस एक्स। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। कितना दे देंगे, समीकरण नंबर 4 दे देंगे। फिर समीकरण नंबर 4 देने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको जो लॉग e बेस था उसको लॉग 10 बेस में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, या ना लॉग e बेस को लॉग 10 बेस में
बदलने पर 2.303 से गुणा करते हैं, यानी जब भी log ई बेस होता है उसको log 10 बेस में बदलते हैं तो अपन उसको किससे गुणा करते हैं 2.303। तो इसको एक को 2.303 से गुणा करेंगे तो 2.303 आएगा अपॉन K1 log बेस चेंज हो जाएगा 10 हो गया a अपॉन a माइनस एक्स। अभी आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि log ई बेस को log 10 बेस में क्यों बदला, क्योंकि गणित में जो log की टेबल दे रखी है वो 10 बेस लेके दी हुई है। कौन सा बेस लेके दी हुई है 10 बेस। तो 10 बेस में बदलना इसके लिए अपन को आवश्यक हो जाता है। उसके किसी वैल्यू का अपन मान निकालेंगे, मान लो log 2 का मान निकाल रहे हैं तो log 2 का मान 10 बेस में 0.3010 आता है। log 3 का मान अपन निकालना चाह रहे हैं तो 0.4771 आता है। ऐसे इसके मान है जो log टेबल में आपको दे रखे हैं। अब अपन इसमें देखेंगे ये अपने पास y इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्म आ जाता है। इसको अपन 5 नंबर दे देंगे और कहेंगे ये एक सरल रेखा समीकरण, ये y मान लिया और ये m हो गया और ये x हो गया, y इक्वल टू mx और c क्या है इसमें 0। तो ये एक सरल रेखा समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक सरल रेखा समीकरण। तो इस सरल रेखा समीकरण में अपने पास y है, अपने पास x है और अपने पास m भी है। m कौन सा है 2.303 अपॉन K1। तो ये अपन लिखेंगे यहाँ पर यह एक सरल रेखा समीकरण है। क्या ये एक सरल रेखा समीकरण है जिसका ढाल, सरल रेखा समीकरण का सूत्र क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये एक सरल रेखा समीकरण हो गया। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू m इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, या ना जिसका ढाल, जिसको अपन m बोलते हैं, जिसका ढाल क्या है 2.303 अपॉन K1। हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। ढाल को अपन किससे दिखाते हैं tan थीटा, 1/tan थीटा। m इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतः tan थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया K1/2.303। ये ढाल आ गई। अब अपन क्या करेंगे, ये ढाल हो गई और c इसमें क्या है, c क्या होता है इंटरसेप्ट, जिसको अपन बोलते हैं, या ना ग्राफ कहाँ से शुरू होगा। तो c का वैल्यू 0 है। अतः सरल रेखा समीकरण, अतः सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा समीकरण का ग्राफ, अतः सरल रेखा समीकरण का ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है। किससे गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। अतः ग्राफ खींचने पर अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे, अभी आपको बताया था मैंने उधर t और log a/a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ खींचेंगे अपन। अतः ग्राफ खींचने पर क्या ग्राफ आएगा, ये ग्राफ अपन बनाएंगे और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे t और इधर लिखेंगे log 10 a/a माइनस एक्स।
और ये मूल बिंदु से गुजरता है, सीधा आ गया। ग्राफ क्या आ जाएगा? सीधी लाइन। एकदम सीधी लाइन आएगी। ये ग्राफ आ गया। अब इसका ढाल, ढाल कौन सा? ये वाला हो गया। तो ढाल बराबर अपन क्या लिखेंगे? ढाल tan थीटा हो गए। ढाल क्या आ गई? tan थीटा, जिसको ढाल को अपन tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो जिसका मान क्या है? tan थीटा बराबर K1 अपॉन 2.303, ये इसकी ढाल आ गई। और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा? मूल बिंदु से। इधर x एक्सिस मान लेता है और इधर कौन सा? y एक्सिस है। ठीक है, ये अपन ने इसका ग्राफ खींचा। तो इस पूरी चीज़ में अपन ने क्या देखा? सबसे पहले अपन ये देखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो अपन ने देखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उसके अभिकारकों की प्रथम घात के समानुपाती होता है। उसके बाद अपन ने 4 उदाहरण उसके लिए थे। कौन कौन से उदाहरण लिए थे? एक C2H4 + H2 = C2H6, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण था। एक उदाहरण अपन ने लिया 2N2O5 = 4NO2 + O2। एक उदाहरण लिया था अपन ने NH4NO2 = N2 + 2H2। और एक उदाहरण अपन ने लिया था CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N CH, फिर CH3, फिर नीचे CH3, और इसमें से N2 बाहर निकाल दिया। और अपन देखा 6 कार्बन थे, 14 हाइड्रोजन थे। ये तो थे 4 उदाहरण किसके थे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर अपन इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं? एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया लेके चली, रिएक्टेंट से अपन ने प्रोडक्ट बनाया था। फिर अपन ने यह देखा कि उसकी प्रारंभ में मात्रा कितनी है। जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है तो अपन कुछ ना कुछ मात्रा लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने उसकी प्रारंभिक मात्रा A ले ली। क्या ले ली अपन ने? A। और फिर अपन ने रासायनिक अभिक्रिया शुरू करवाई तो उसमें से कितनी मात्रा काम आई उसको अपन ने X मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? X। और बन रही कितनी है? X बन रही है। अब अपन देख रहे जो प्रारंभ में ली थी और काम में जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो काम आ गई उसको माइनस करेंगे तो अपन लिखेंगे शेष बची हुई मात्रा कितनी रह गई। तो A में से X काम आ गई थी, A माइनस X रह गई थी। और उधर भी अपने पास X मात्रा शेष है किसकी? उत्पाद की। अब अपनी परिभाषा के अनुसार इसका अभिक्रिया वेग अपन निकालेंगे तो अपन लिखेंगे dx/dt समानुपाती A माइनस X की घात 1। परिभाषा में ये कहा था कि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। उसी हिसाब से अपन उसको dx/dt समानुपाती A माइनस X की घात क्या लगा ली? 1 लगा दी। फिर अपन क्या कर रहे हैं? उसका समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो अपन कह रहे थे dx/dt बराबर K1 A माइनस X की घात 1। तो यहाँ K1 जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक समानुपातिक स्थिरांक आ गया था, जो समानुपातिक निशान को हटाने में काम आ रहा। फिर अपन dx के नीचे A माइनस X ले गए और dt को उधर K1 के साथ में ले गए। फिर अपन ने दोनों तरफ उसका समाकलन कर लिया तो dx/A माइनस X का समाकलन अपन देख रहे हैं माइनस log E बेस A माइनस X आ रहा था। और उधर dt का समाकलन t आ रहा था, प्लस c एक अचर राशि थी। अब c का मान निकालना था तो अपन ने क्या किया? t को भी शून्य ले लिया और x को भी शून्य ले लिया। तब c का मान अपने पास आ गया था माइनस log E बेस a। फिर उस माइनस log E बेस a की वैल्यू उसमें रखी थी c की जगह और फिर इसको इधर लेके आए थे तो वो प्लस का बन गया था log E बेस a और माइनस का log E बेस a माइनस x हो गया था। फिर अपन पिछली क्लास के सूत्र के अनुसार log m माइनस log n का सूत्र लगाए तो log m अपॉन n आया था। तो अपने पास भी यहाँ पर log E बेस a अपॉन a माइनस x आया। उधर क्या आया था? K1t प्लस c, ये था ना, c की जगह अपन वो लिख दिया था। तो अब अपने पास खाली K1t बचा। अब t का वैल्यू अपन निकालना है तो K1 को नीचे लेके आ गए तो t इक्वल टू क्या बन गया था अपने? 1/K1 log E बेस a अपॉन a माइनस x। अब log जो E बेस था उस log E बेस को log 10 बेस में बदलना। किस में बदलना अपन को? log 10 बेस में। क्यों बदल रहे हैं ये बात मैंने अभी आपको बताई, फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स में टेबल दे रखी है अपन को log की वो 10 बेस में ही दे रखी है।
जैसे 10 बेस में log 2 का वैल्यू मैंने बताया 0.3010 होता है और log 3 का वैल्यू मैंने बताया 0.4771 होता है। ये सब टेबल से बता रहा हूँ मैं आपको, आप टेबल देखेंगे बुक में पीछे दी हुई है तो ये वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अपन ने यहाँ पर टेबल के रूल के अनुसार log e बेस को log 10 बेस में बदला, तो बदलने के लिए अपन 2.303 से उसको गुणा करते हैं। गुणा कर दिया तो अपने पास समीकरण लास्ट आ गया t इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ये एक सरल रेखा समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक सरल रेखा समीकरण जिसका ढाल अपन ने क्या कहा? m। ढाल को किसे दिखाते हैं? m। और m इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू उसका उल्टा कर दिया, K1 अपॉन 2.303। तो सरल रेखा समीकरण फिर अपन ग्राफ खींचा तो ग्राफ आपको ये वाला प्राप्त हुआ। अब इसके बाद अपन इसका अर्धायुकाल की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके अर्धायुकाल। तो किसका अर्धायुकाल निकाल रहे अपन? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो पहले अपन शून्य कोटि अभिक्रिया का भी अर्धायुकाल ज्ञात किया था। तो अपन ने देखा T1/2 समानुपाती किसका आ रहा था? 1 है। तो अपन ये कहा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी शुरू में अपन ने कितनी ली थी उसके समानुपाती देखा था। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के अब अर्धायुकाल निकालेंगे और फिर देखेंगे लास्ट में क्या रिलेशन आता है। तो अपना हेडिंग रहेगा आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो मैंने पीछे भी आपको अर्धायुकाल की परिभाषा बताई है। अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है? यानी वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है। यानी अपन मान लो 100 ग्राम लिया, कोई भी पदार्थ अपन शुरू में कितना ले रहे हैं? 100 ग्राम, और 1 घंटे बाद देख रहे हैं वो 50 ग्राम हो रहा है, तो उसका अर्धायुकाल क्या हो गया? यानी 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में जो समय लगा उस समय को उसका अपन क्या कह दिया? अर्धायुकाल। अब इस प्रथम कोटि के अभिक्रिया अर्धायुकाल निकालेंगे तो इसका समीकरण क्या है लास्ट में? तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि T बराबर 2.303 अपॉन K1 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसको जो भी समीकरण है 6 नंबर दे देते हैं मान लो, क्योंकि पीछे 5 नंबर दिया था अपन ने, यहाँ 6 नंबर देते हैं। अब अर्धायुकाल निकालेंगे तो अपन क्या लिखते हैं? जब परिभाषा के अनुसार लिखेंगे t इक्वल टू T1/2 एवं x इक्वल टू a/2 हो, तो यानी उसकी प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है। जब समय T1/2 लेंगे तो सांद्रता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो अपन t की जगह लिखेंगे T1/2। क्या लिखेंगे? T1/2। फिर अपन 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस a अपॉन a माइनस a/2 लिख दिया, या T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस a अपॉन या a/2 बचेगा, या T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस, और ये 2 आ जाएगा ऊपर तो 2a अपॉन a हो जाएगा, a से a काट देंगे, या T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू log 10 बेस 2 बन गए। अब log 10 बेस 2 का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था कि अपन मैथमेटिक्स में टेबल में देखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.3010, या T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.3010। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है।
अभी मैं लिखता हूँ, पहले आप खुद मल्टीप्लाई करो अपनी कॉपी के अंदर और देखो क्या आ रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ अभी आपको। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, उसको मिलान कर लो। T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 आ रहा है। मिलान कर लो अपनी अपनी कॉपी से, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा आंसर। हाँ, तो अब इससे रिजल्ट क्या है? अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया का अभिक्रिया अर्ध आयुकाल, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये नई शब्द क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट वाला जो समीकरण आया था आपके पास, लास्ट वाला जो रिलेशन है, उसमें कहीं ए नहीं दिखाई दे रहा आपको। क्या नहीं दिखाई दे रहा? ए उसकी प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो नहीं दिखाई दे रहा, इसके लिए लिख रहे हैं नहीं करता है। आई बात समझ में? यह हुई प्रथम कोटि की अभिक्रिया।